नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी और आज हम उस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट से लेकर के संविधान तक का विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में संविधान की जड़ें 1950 में नहीं बल्कि 31 दिसंबर 1600 को डाली गई थी, जब एक व्यापारिक कंपनी ने धीरे धीरे एक साम्राज्य का रूप ले लिया। आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इतिहास तभी समझ में आएगा जब आप जानेंगे कि कंपनी कैसे व्यापारी से शासक बनी और कानून कैसे सत्ता का औजार बना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कंपनी रूल तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी को भारत में शासन करने का अधिकार किसने और कैसे दिया? क्यों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला हस्तक्षेप था? और वो कौन सा कानून था जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया? तो आज के इस पहले लेक्चर में हम सीखेंगे 1600 का चार्टर एक्ट, 1726 का रॉयल चार्टर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और कैसे एक कंपनी भारत की किस्मत लिखने लगी। तो याद रखिए, भारत की आज़ादी की कहानी समझने से पहले भारत की गुलामी का संविधान समझना जरूरी है। सो लेट्स बिगिन पॉलिटी की असली शुरुआत। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया। तो प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किसने के द्वारा किया गया था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, ना कि द्वितीय, ना कि तृतीय, ना कि चतुर्थ। प्रथम थी वो महारानी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उस परिषद का जो अध्यक्ष बनाया लॉर्ड मेयर को बनाया और उन्हीं की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। तो आगे हम देखते हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा किसकी अध्यक्षता में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी? तो वो थे लॉर्ड मेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो एक राजलेख होता है, राजलेख का मतलब होता है कि किसी भी सम्राट द्वारा या किसी भी शासक द्वारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे उनके सिग्नेचर के द्वारा कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, कोलकाता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को और उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति किसके तहत दी गई थी? 1726 के राजलेख द्वारा। 1726 के राजलेख द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। उसके बाद एक्ट आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 आता है, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास जो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है 1773 से लेकर के 1853 तक रहा है। तो आगे चलिए देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था गुप्त समिति।
तो किस समय उस समय कौन प्रधानमंत्री था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था? तो लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा एक गुप्त समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि गुप्त समिति किससे संबंधित थी? लॉर्ड नॉर्थ से संबंधित थी, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इसी समिति की सिफारिश पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को भारत व ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। तो प्रश्न बन सकता है किस एक्ट में कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना? तो वो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को अलग अलग मान्यता दी गई थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो प्रश्न बन सकता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की जो नींव है सबसे पहले किस एक्ट में रखी गई थी? तो वो एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन एवं वारवेल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो उनकी सहायता के लिए 4 सदस्य थे। एक का नाम था फिलिप फ्रांसिस, एक का नाम था क्लेवरिंग, एक का नाम था मानसन और एक का नाम था वारवेल। ये 4 सदस्य थे और इस एक्ट के पहले जो है बंगाल में गवर्नर बोलते थे। तो बंगाल का अगर प्रश्न पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो था रॉबर्ट क्लाइव। और जब पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, जब जनरल गवर्नर में जब जनरल जुड़ जाता है तब कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब देखो ये क्वेश्चन जो है यूपी आरओ प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इससे पहले यही क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था कि बंगाल का गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद पूछा था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। फिर पूछा गया था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भारत का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का पहला वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। तो देखो यहाँ से 4 प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। जब पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो थे वारेन हेस्टिंग। जब पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जब पूछता है भारत का पहला वायसराय कौन था तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है और जो पेपर में ऐसे ही हूबहू पूछी गई है जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो शासन की समस्त सैनिक व सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल तथा उसके 4 परिषदीय सदस्यों को सौंप दी गई थी। कौन सी शक्तियां? सैनिक शक्तियां और सिविल शक्तियां, यानी कि मिलिट्री एंड सिविल पावर किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को और जो उसके 4 सदस्य परिषद के थे उनको। और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मताधिकार देने का प्रधान अधिकार दिया गया था। निर्णायक जो मत होता था कौन देता था? गवर्नर जनरल देता था। चलिए आगे देखते हैं। मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। तो पेपर में प्रश्न बन चुका है कि किस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो ये हो गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है।
तो पेपर में प्रश्न बना हुआ है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई थी 1774 ईस्वी में, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे व 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लेमेस्टर व हाइड थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2010 और यूपीपीसीएस प्री 2016 और एसएससी में 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, और सुपर टेट में भी एक बार ये पूछा जा चुका है, नेट में भी 3 बार पूछा जा चुका है। तो क्या पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी 1774 में, कहाँ पे की गई थी, कलकत्ता में, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे थे, और 3 जो न्यायाधीश थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुपर टेट में आ चुका है, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी एक्ट ने भारत में कंपनी के राजस्व, नागरिक व सैन्य 3 चीज़ों पे, कौन कौन से चीज़ों पे, कंपनी के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून कहा गया। तो एक बार सरकार ने फिर क्या किया, इसमें जो है थोड़ा सा संशोधन कर दिया। संशोधन करने वाले कानून, संशोधन का मतलब होता है सुधार कर दिया, इसमें थोड़ा सा जो कमियां थी उसको दूर कर दिया। और दूर कमी किसने की, ब्रिटिश संसद ने। और जो एक्ट बनता है वो किससे बनता है, संसद से बनता है, संसद ही कानून बनाती है। और कौन सा कानून बना, जिसका नाम था बंदोबस्त कानून, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में। तो ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे, एडमंड बर्ग के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर इस एक्ट का प्रावधान किया गया। तो संशोधनात्मक अधिनियम 1781 को बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी 1781 का कहा गया जाता है। तो चलिए 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की प्रमुख विशेषताएं, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो पेपर में प्रश्न पूछ सकता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है को जो विधि बनाने का अधिकार, यानी कि विधि का मतलब होता है कानून बनाने का अधिकार, लॉ बनाने का अधिकार, किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और 73 में किसको दिया गया था, मद्रास और बम्बई को। 81 में किसको दिया गया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को, कि अब ये राज्य भी जो है कानून बना सकते हैं। यानी कि कलकत्ता की जो सरकार है, यानी कि जो उस समय गवर्नर जनरल है, वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर सकता है। तो गवर्नर जनरल ने इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। तो गवर्नर जनरल ने इस जो काउंसिल थी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इनको मुक्त कर दिया। प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास जा सकती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के। अब देखो इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार था, उसको इससे मुक्त कर दिया। किस एक्ट में यह बात कही गई है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। यानी कि प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जा सकती थी। यानी कि जैसे मान लीजिए आज का जो हाई कोर्ट है और जो गवर्नमेंट है, और आज के समय में जो है जो कोर्ट है और जो अपील होती थी गवर्नमेंट के पास हो जाती थी। यानी कि जो जुडिशरी है उसका रोल बहुत कम हो गया था इस एक्ट के तहत में। यानी कि जो न्यायपालिका थी उसका जो वर्चस्व था बहुत कम हो गया था। इससे क्या हुआ, प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद के पास जाती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। गवर्नर जनरल की इस काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने का अधिकृत किया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को ध्यान रखने का आदेश दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो पेपर में प्रश्न में छप सकता है कि भारतीयों के धार्मिक
व सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं का ध्यान रखने का आदेश किस एक्ट में दिया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दिया गया था। तो यानी कि भारतीयों के जो धार्मिक और जो हमारे यहाँ के जो धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनको ध्यान में रखना है। ये किस एक्ट में बात की गई थी? 1781 के सेटलमेंट ऑफ एक्ट में, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में पूछा जा सकता है कि इस एक्ट में जो है राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था, तो वो था राजस्व का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट की 1781 में आता है और जो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी उसको हमने देख लिया। तो एक लाइन में हम देख लेते हैं 1781 का जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या कहता है। सिंपल शब्दों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय को जो है क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। प्रांतीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध भी जो है अपील कहाँ की जा सकती थी? गवर्नर जनरल की परिषद में, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। और इसमें जो भारत के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों और तथा परंपराओं को ध्यान रखने का आदेश दिया गया। राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, यानी रेवेन्यू को भी जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया। तो चलिए हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र तो कब आता है? 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आता है? 1781 में। इसकी क्रोनोलॉजी याद रख लीजिएगा, पेपर में कभी कभी क्रोनोलॉजी आजकल पूछा जा रहा है। तो इस एक्ट के तहत जो है सबसे पहला जो काम हुआ था, जो पॉलिटिकल्स और कॉमर्शियल जो वर्क्स होते थे उनको अलग कर दिया, यानी कि कंपनी को के जो कार्य थे राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्य का जो था वो निदेशक मंडल देखता था और राजनीतिक कार्य के लिए एक जो है बोर्ड बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के जो वाणिज्यिक काम हो रहे होते थे, जो ट्रेड वगैरह होता था, उसके लिए निदेशक मंडल और पॉलिटिकल जो वर्क होते थे उनके लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो है वाणिज्यिक कार्य के लिए निदेशक मंडल होता था और राजनीतिक कार्य के लिए नियंत्रण बोर्ड। तो नियंत्रण बोर्ड जो होता था ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण व अधीक्षण करता था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंट्रोल नाम है इसका, नियंत्रक बोर्ड, यानी कि नियंत्रण करना। तो किस चीज़ का नियंत्रण करना? तो ये जो नियंत्रण करता था भारत के सभी नागरिकों को, सैन्य सरकार को, राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण, यानी तीन चीज़ों का नियंत्रण करता था, सभी नागरिक को, सैन्य सरकार को और राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष होता था कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो गवर्नर जनरल परिषद की सदस्यों की संख्या 4 से कम करके कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई थी। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 4 से 3 किस में होता है, कौन से एक्ट में होता है? तो ध्यान रखिएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में जो संख्या 4 थी, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको कितनी कर दी गई है? 3। तो प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 कर दी गई, जो है प्रांतीयों के भी 3 कर दी गई और गवर्नर जनरल परिषदों की सदस्यों की संख्या 4 से कम करके दोनों की 3 हो गई। ठीक। तो भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में भी एक कोर्ट की स्थापना होती थी। मतलब जो भी अधिकारी यहाँ अंग्रेज अधिकारी भारत में अगर अवैध कार्य करते हैं, उनके लिए जो मुकदमा चलाया जाएगा वो कहाँ चलाया जाएगा? वो चलाया जाएगा इंग्लैंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे देखते हैं 1786 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। तो 1786 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं हैं,
इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णयों को लागू करने अथवा न मानने का अधिकार दे दिया गया। मतलब वो चीज़ें मान भी सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं। तो इस अधिनियम में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। इस अधिनियम के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो चलिए सुनते हैं आगे। तो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 93 में क्या क्या बात की गई है? तो जैसे कि हमने देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जाता है और नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होते थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रस्ताव किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो 1784 का नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सैनिक और नागरिक और राजस्व को देखता था, वो जो वेतन लेता था वो किससे लेता था? भारतीय राजस्व से वेतन लेगा जो है। और ये जो बात है किस में कही गई है? 1793 के चार्टर अधिनियम में कही गई है। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर के अधिनियम में क्या हो गया? भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस अधिनियम पूछा जाएगा पेपर में कि किस एक्ट के तहत कंपनी की व्यापार जो करती थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो एक्ट था चार्टर एक्ट 1813 का। और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन कौन से व्यापार को सुरक्षित रखा गया? चाय व चीन के साथ। यहाँ कॉमन है, चाय और चीन के साथ व्यापार जो होता था उसको सुरक्षित रखा गया। तो ये पेपर में पूछा भी जा चुका है कि कौन से एक्ट में चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको सुरक्षित रखा गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा और हमने देखा 1793 का चार्टर अधिनियम और उसके बाद हमने देखा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो आगे देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म की प्रचार करने की अनुमति किस एक्ट में दी गई थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट में। ध्यान दीजिएगा, तो अगर जो ईसाई मिशनरियां जो भारत में आती हैं वो किस एक्ट में आती हैं? 1813 के एक्ट में। उसी एक्ट में कहा गया कि जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत में आकर के धर्म का प्रचार करेंगी और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं अब वो भारत में शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष यानी कि जो एवरी ईयर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे और भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनसे कहा गया कि जो व्यक्ति हैं उन पर कर लगाओ आप। तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत ने 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। तो देखो 1813 के चार्टर अधिनियम ने क्या किया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कि शासन जो था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 20 वर्षों का जो व्यापार कंपनी के लिए बढ़ाया गया था उस किस एक्ट में बढ़ाया गया था? तो वो एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। तो इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी आप सबको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट के तहत जैसे हमने पहले बताया था, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को जो है भारत का पहले क्या होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल होता था।
अब क्या कर दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस अधिनियम द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। तो शासन जो प्रणाली है भारत की, जो उसका जो केंद्रीयकरण होता है, उसका जो है किस एक्ट के तहत किया गया था, तो वो किया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम। देखो, चार्टर का मतलब समझते हो आप लोग? चार्टर का मतलब ये होता है कि एक औपचारिक लिखित दस्तावेज जिसमें किसी संस्था, व्यक्ति, कंपनी को कानूनी अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व प्रदान किए जाते हैं। जैसे 1600 का चार्टर एक्ट, इस चार्टर के जरिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया, है ना। तो चार्टर का मतलब ऐसे सिंपल से में आप समझ सकते हो, चार्टर का मतलब होता है एक कानूनी लाइसेंस, यानी कि लीगल लाइसेंस, जिस या तो इसको हम कह सकते हैं एक लिखित अधिकार पत्र, यानी कि रिटन अथॉरिटी। तो चार्टर का मतलब ये होता है कि समझ लो आपको एक लाइसेंस मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि व्यापार कर सकते हो। तो इतनी बातें क्लियर हुई आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो चार्टर को थोड़ा और समझ लेते हैं। चार्टर क्या होता है? एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी संस्था या व्यक्ति को कानूनी अधिकार और विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा किसी संस्था या व्यक्ति को कानूनी अधिकार होता है या विशेष अधिकार होता है कि वो भारत, या अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से जो भी व्यापार व्यापार या प्रशासनिक अधिकार मिले वो चार्टर एक्ट कहलाए, उसको चार्टर एक्ट कहलाए, उसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं चार्टर का मतलब होता है लाइसेंस। और लाइसेंस में क्या क्या था? लाइसेंस का मतलब मिल गया वो ट्रेड कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी प्रशासन का भी अधिकार उनको दिया गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असम्मित अधिकार प्रदान किया गया, विधायिका के असम्मित अधिकार प्रदान किया गया उनको। तो चलिए समझते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार सहित चाय व चीन सहित को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखो वहाँ पे देखो 1813 में क्या था, चाय को जो है चीन के साथ व्यापार कर सकते थे, लेकिन जब 1833 का चार्टर अधिनियम आता है तो इसके तहत जो है कंपनी का जो चाय वाला जो व्यापार था, चाय व चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया और कंपनी को प्रशासनिक व राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को, अधिनियम को, या इसके पूर्व निर्मित कानून को विनियम कहा जाता है। तो गवर्नर जनरल परिषद द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता था? अधिनियम कहा जाता था। तो अधिनियम किसे कहा जाता था? गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, परिषद में कई अधिकारी होते थे, तो वहाँ से जो कानून बनता था उसको अधिनियम कहते थे, और जो इससे पूर्व निर्मित जो कानून होते थे उसको विनियम कहते थे। तो ध्यान दीजिएगा शब्दावली पे। इस अधिनियम ने भारत को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी संभव बनाया। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 2012 में, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि भारत में प्रशासन में जो भागीदारी है भारतवासियों की, उसको किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम था, जिसके तहत भारत में जो है लोगों को अपने देश में प्रशासन में भागीदारी कर सकते थे। तो चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में संभव कुछ भागीदारी को संभव बनाया और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। इससे केवल परिषद में बैठकों को भाग लेने का अधिकार होता था, यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें भाग ले सकते थे, अधिकार भाग लेने का होता था, लेकिन वोट देने का नहीं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो जैसे आज के समय में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हम अगर बात करें, तो अभी सब हम आगे पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे आज समय में संसद में क्या कर सकता है? बोल लेता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। तो वैसे ही जो है जो विधिक परामर्श हेतु जो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में जिसकी नियुक्ति होती थी, उसको केवल बैठने का अधिकार होता था, वोट देने का अधिकार नहीं होता था। तो अधिनियम की धारा 87 के अनुसार प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने जन्म,
स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। तो ध्यान दीजिए, किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने व व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। किस एक्ट के तहत में? तो एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। यानी को अगर कोई अंग्रेज है वो भारत में अगर आना चाहता है तो बिना लाइसेंस के आ जा सकता है, बस सकता है, रह सकता है, व्यापार कर सकता है। ये बात किस एक्ट में की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट में। चलिए पढ़ते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। और 1784 में किसको अलग किया गया था? व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को। इसमें किसको किया गया है? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को। किसमें किया गया है? विधायी और प्रशासनिक कार्यों को। तो भारत के लिए विधि निर्माण हेतु कितने सदस्य आए थे? 12 सदस्य विधान परिषद का गठन किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्थापना की गई थी, जिसमें 12 सदस्य थे जो विधि निर्माण के लिए यानी कानून बनाने के लिए थे, वो जो है किस एक्ट के तहत आई थी? 1853 का चार्टर एक्ट था। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या अधिनियम के तहत इसमें क्या हुआ था कि विधायी और प्रशासनिक यानी कि लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य होते थे उनको अलग कर दिया गया और कानून बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो सर्वप्रथम जो है इसमें क्या था जो है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ हुआ, यानी कि प्रांतीय क्षेत्रों का उद्भव शुरू हो गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में चार चुनाव कौन कौन से? बंगाल, मद्रास, आगरा, बंबई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। और सिविल सेवकों की जो भर्ती होती, जो सिविल सर्वेंट की जो भर्ती और चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था को आरंभ किया गया था, किस एक्ट के तहत किया गया था? 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। 1853 का चार्टर जो एक्ट था उसके तहत जो है सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक कमेटी बनी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं मैकाले कमेटी। कौन सी कमेटी थी? मैकाले कमेटी। मैकाले कमेटी कब बनी थी? जो है 1854 में। जो है किससे संबंधित थी? सिविल सेवा से। और सिविल सेवा की जो भर्ती होती थी उसके लिए खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था, किस एक्ट में किया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया है ना। तो और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया। निदेशक मंडलों के सदस्यों की संख्या 24 से घटा करके कर दी गई थी 18। निदेशक मंडल जो था जो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो व्यापार को देखता था, उसकी जो संख्या थी 24 से घटा करके 18 कर दी गई थी, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछ सकता है पेपर में। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि कैसे जो है एक कंपनी 1853 तक भारत में अपना शासन करती रही। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आज हमने देखा कि भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1600 से होती है और एक व्यापारिक कंपनी के साथ जो धीरे धीरे भारत की किस्मत पर हक जमाने लगती है। और अगली क्लास में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की एक्ट की कहानी को समझेंगे।
जहां पर पहली बार भारत को अंग्रेजों के शासन के तहत ला दिया गया था। अगर आपको आज लेक्चर समझ में आया तो एक बार लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग पर्सनली कमेंट कर सकते हो और मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत का संविधान आपको याद नहीं है, समझना है, और वो जर्नी अभी बस शुरू हुई है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ कंपनी रूल से क्राउन रूल तक का बदलाव हम डिकोड करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।